जनरली एक ऐसी एसेट है जो एप्रिशिएट होती है ओवर द पीरियड। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहती है, और ऐसे में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और एक सर्टेन पीरियड के बाद उस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, तो काफी हद तक उस प्रॉपर्टी की सेल में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट अराइज होता है, गेन अराइज होता है। और एज पर इनकम टैक्स एक्ट इस प्रॉफिट पर, इस गेन पर आपको जो है कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो प्रॉपर्टी वो लोग सेल कर रहे हैं उस पर जो भी उन्हें प्रॉफिट होता है वो टैक्सेबल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आप किसी भी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सेल कर रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट है, लैंड है, कोई फैक्ट्री है, तो किसी भी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप सेल करते हैं तो उस पर अगर कोई प्रॉफिट या गेन आपको अराइज होता है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो है आपको टैक्स पे करना होता है। अब बहुत सारे लोगों के केस में यह जो प्रॉफिट होता है, यह जो गेन होता है, बहुत अच्छी खासी अमाउंट होती है, इन लैक्स ऑफ रुपीज होती है और बहुत बार इन करोड़ ऑफ रुपीज होती है। तो ऐसे में अब लोग चाहते हैं कि उस प्रॉफिट पर, उस गेन पर उन्हें इनकम टैक्स पे ना करना पड़े। तो क्या इससे बचने का कोई तरीका है कि हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाए और टैक्स भी ना पे करना पड़े? तो आज के हमारे इस सेशन में, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स के दायरे में रहते हुए आप कैसे इनकम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अपने लैक्स ऑफ रुपीज के जो प्रॉफिट्स पर, करोड़ ऑफ रुपीज के जो प्रॉफिट्स पर आपको जो कैपिटल गेन टैक्स है वो ना पे करना पड़े, इसके लिए आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, कैपिटल गेन है क्या? तो इनकम टैक्स के अंदर सर्टेन एसेट्स को कैपिटल एसेट्स माना गया है, जैसे कि आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर्स है, गोल्ड है, और इस तरह की कुछ और एसेट्स हैं जिनको क्या माना गया है, कैपिटल एसेट्स। और इन कैपिटल एसेट्स की ट्रांसफर पर जो भी प्रॉफिट आपको अराइज होता है, जो भी गेन आपको अराइज होता है, उस प्रॉफिट और गेन को कहा जाता है कैपिटल गेन। और इस कैपिटल गेन पर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। अब जितनी भी कैपिटल एसेट्स हैं एज पर इनकम टैक्स, इनको दो तरह की कैपिटल एसेट्स में डिवाइड किया जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, आपने जब उनको खरीदा और उसके बाद आपने कितने समय तक उनको होल्ड किया और उसके बाद आपने उनको सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो पीरियड है, जो जिस पीरियड के लिए आपने उनको होल्ड किया, अपने पास रखा उन कैपिटल एसेट्स को, उसको कहा जाता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। और उस पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पर यह डिसाइड किया जाता है कि वो कैपिटल एसेट्स शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। और अलग अलग कैपिटल एसेट्स के लिए यह पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है अलग अलग रखा गया है। अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं, प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो इनके केसेस में जो है पीरियड ऑफ होल्डिंग रखा गया है 24 मंथ्स। अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी और उसको 24 मंथ्स के बाद आपने सेल किया, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। और अगर आपने विद इन 24 मंथ्स उनको सेल कर दिया, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। और ऐसे में डिपेंडिंग अपॉन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, आपका जो टैक्स रेट्स है, जिस रेट्स पर आपको टैक्स पे करना है उस कैपिटल गेन पर, वो भी अलग अलग है। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर की गई है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा और उस पर टैक्स पे करना है एज पर स्लैब रेट्स, जो आपकी स्लैब्स होती है। अप टू 2,50,000 रुपीज कोई टैक्स पे नहीं करना, अबाउट 2,50,000 एंड अप टू 5 लाख रुपीज आपको 5% का टैक्स पे करना है, अबाउट 5 लाख अप टू 10 लाख रुपीज 20% एंड अबाउट 10 लाख रुपीज 30% का टैक्स आपको पे करना होता है। तो इसी तरह यह जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगा, जिसमें स्लैब्स में आप फॉल करते हैं अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन टैक्स जो है कैलकुलेट किया जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में यह जो टैक्स रेट्स है फ्लैट एट द रेट ऑफ 20% जो है वो टैक्सेबल है। तो ऐसे में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी की सेल कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यह जरूर चेक कर ले कि अगर आपने उसको 24 मंथ्स या उससे कम समय के लिए होल्ड किया है और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया है, तो ऐसे में वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइज होगा और ऐसे में आपको स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है। और अगर आपने उसको 24 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड किया, उसके बाद आपने उसको ट्रांसफर किया, सेल किया, तो ऐसे में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइज होगा और 20% के अकॉर्डिंग आपको जो है टैक्स पे करना होगा। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में आपको एक और बेनिफिट मिलता है, वो है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन जो है बेसिकली इन्फ्लेशन की वजह से आपकी जो परचेज कॉस्ट है, जिस प्राइस पर आपने उसको खरीदा था, उसको एडजस्ट किया जाता है। तो टाइम टू टाइम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो जो है बेसिकली इंडेक्स पॉइंट इशू करता है और उस इंडेक्स पॉइंट्स के बेसिस पर ही आपको जो है इंडेक्सेशन करना होता है और अकॉर्डिंगली उसके बाद ही जो है आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर पाते हैं। इंडेक्सेशन कैसे किया जाता है, इसको हमने अपनी एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो 20% का टैक्स हमें पे करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, इसको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए इनकम टैक्स के अंदर एक प्रोविजन दिया गया है, सेक्शन 54। इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की है, ट्रांसफर की है, और उस ट्रांसफर पर, उस सेल पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है, तो ऐसे में आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर पे किए जाने वाले टैक्स को सेव कर सकते हैं। कंडीशन बताई गई कि सेक्शन 54 के तहत जो टैक्स सेविंग आप कर सकते हैं वो सिर्फ एक इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए ही ऑप्शन अवेलेबल है। कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई कंपनी, एओपी, बीओआई, बाकी जितने भी पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, वो सेक्शन 54 का बेनिफिट नहीं ले सकते। इट मींस उन्हें जो है सेक्शन 54 के तहत कोई टैक्स प्लानिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया। अब टैक्स प्लानिंग कैसे हो सकती है वो हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इन्होंने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी 2020 में, जिसका परचेज प्राइस था 40 लाख रुपीज।
इसको इन्होंने सेल कर दिया अक्टूबर 2023 के अंदर, और जो सेल प्राइस था वो है 75 लाख रुपीस। अब यहाँ पर 2020 अक्टूबर में परचेज की गई और अक्टूबर 2023 में सेल की गई, तो यहाँ पर मोर देन 20 मंथ्स जो है उससे ज्यादा की पीरियड ऑफ होल्डिंग है। इट मींस यहाँ पर कौन सा कैपिटल गेन राइज होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मैंने आपको बताया इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है आपको। तो इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंग ये जो 40 लाख रुपीस की वैल्यू है ये हो जाती है हमारी 55 लाख रुपीस। इट मींस इन्फ्लेशन की वजह से आज की डेट में प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 55 लाख रुपीस हो जाती है। तो जो कैपिटल गेन आएगा वो आपका आएगा सेल कंसीडरेशन माइनस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज। तो यहाँ पर 20 लाख रुपीस का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन राइज होगा। इंडेक्सेशन कैसे किया जाता है और कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये ऑलरेडी हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगेन डिस्क्रिप्शन जो है आपको लिंक में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। अब हमें इस 20 लाख रुपीस पर 20% के अकॉर्डिंग 4 लाख रुपीस का जो है कैपिटल गेन टैक्स पे करना है, और हम चाहते हैं इस 4 लाख रुपीस के कैपिटल गेन टैक्स को हम सेव कर ले, हमें पे ना करना पड़े। तो इसके लिए सेक्शन 54 में बताया गया कि आपको जो है कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी, और वो इन्वेस्टमेंट किसमें करनी होगी? प्रॉपर्टी के अंदर ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है तो आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही खरीदनी होगी। तो अब आपको क्या करना है, जो कैपिटल गेन की जो अमाउंट है, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि 75 लाख रुपीस आपका सेल प्राइस है और 40 लाख रुपीस आपका परचेज प्राइस है। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज 55 लाख रुपीस कैलकुलेट की गई और कैपिटल गेन आ गया 20 लाख रुपीस। तो अब जो अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी है न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में वो 20 लाख रुपीस अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी है। अगर आप 20 लाख रुपीस की अमाउंट नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो ऐसे में आपको इस 20 लाख रुपीस पर कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन इसके लिए हम आपको कुछ टाइम पीरियड देते हैं, उस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जिस भी डेट में आपने अपनी प्रॉपर्टी को सेल किया जिस पर कैपिटल गेन अराइज हुआ, उस प्रॉपर्टी की जो भी डेट ऑफ सेल है उससे ठीक 1 साल पहले इस पीरियड में विद इन 1 ईयर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है तो वो क्या मानी जाएगी? इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रॉपर्टी। या फिर अगले 2 साल के अंदर विद इन 2 ईयर्स आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं तो ये भी क्या माना जाएगा कि आप न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। या फिर आप विद इन 3 ईयर्स कोई नई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर ले तो ऐसे में यह माना जाएगा आपने नई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया है। तो या तो 1 साल पहले आपने 1 साल के अंदर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है रेजिडेंशियल, या अगले 2 साल में आप खरीदने वाले हैं, या फिर 3 साल के अंदर आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि आपने न्यू प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है। द न्यू प्रॉपर्टी मस्ट बी एक्वायर्ड आइदर 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर्स आफ्टर द डेट ऑफ द सेल ऑफ ओरिजिनल प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्टेड वन रेजिडेंशियल हाउस विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, या फिर 3 साल में आप जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर ले। और ये जो इन्वेस्टमेंट करनी है आपको एक ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि 20 लाख रुपीस का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको सेव करने के लिए मान लेते हैं हम आपने जो है 3 प्रॉपर्टीज परचेज कर ली, लेट्स से 8 लाख रुपीस की एक प्रॉपर्टी, 7 लाख रुपीस की एक प्रॉपर्टी और 5 लाख रुपीस की एक प्रॉपर्टी। तो आपने 3 प्रॉपर्टी परचेज कर ली तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक ही प्रॉपर्टी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। हालांकि इसमें एक रिलैक्सेशन दी गई है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपीस तक है, 2 करोड़ रुपए है या उससे कम है, यहाँ पर बात की जा रही है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, सेल प्राइस की बात नहीं की गई है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक है या उससे कम है तो आप 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन आपको जो है एक ही बार मिलेगा। एक बार आपने अगर इस ऑप्शन को यूज कर लिया तो इन फ्यूचर जब भी आप कोई प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो आपको यह ऑप्शन दोबारा नहीं मिलेगा। अब बात आई कि एग्जम्पशन कैसे मिलेगी। अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20 लाख रुपीस, आपने अमाउंट इन्वेस्ट की 18 लाख रुपीस, तो आपको जो है एग्जम्पशन मिलेगी वो मिलेगी 18 लाख रुपीस की। इट मींस जो 2 लाख रुपीस का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर आपको 20% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना होगा। और मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया 22 लाख रुपीस, तो यहां पर आपको एग्जम्पशन मिलेगी 20 लाख रुपीस की और आपको जो है कोई भी कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना है। तो जितनी कैपिटल गेन अमाउंट है उतनी अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाता है और उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर आपने कैपिटल गेन अमाउंट से कम अमाउंट इन्वेस्ट की है तो आपको जो है डिफरेंस अमाउंट पर जो है टैक्स पे करना होगा। तो अगर कैपिटल गेन अमाउंट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है तो एंटायर कैपिटल गेन विल बी एग्जम्प्टेड, लेकिन अगर कैपिटल गेन से कम अमाउंट इन्वेस्ट की है तो एग्जम्पशन विल बी इक्वल टू द इन्वेस्टेड अमाउंट एंड बैलेंस विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20%। उसके बाद एक मैक्सिमम एग्जम्पशंस की भी लिमिट रखी गई। अभी तक ऐसी कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन 1 अप्रैल 2024 से सेक्शन 54 की जो मैक्सिमम एग्जम्पशंस है वो आपको मिलेगी 10 करोड़ रुपीस। इट मींस 10 करोड़ रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो आप एग्जम्प्ट कर सकते हैं अगर आप न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लेट्स से 12 करोड़ रुपीस, 12 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आपने अमाउंट इन्वेस्ट की है 11 करोड़ रुपए। तो ऐसे में ध्यान रखें मैक्सिमम एग्जम्पशन मिलेगी आपको 10 करोड़ रुपीस की और 2 करोड़ रुपीस पर आपको जो है कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। अब बात आई कि मेरी सेल हुई है 19 अक्टूबर 2023 को और मैं ये अगली जो मेरी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो परचेज करने वाला हूं नवंबर 2024 में।
क्योंकि गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लॉ ने मुझे जो है 2 साल का टाइम दिया है परचेज करने के लिए और 3 साल का टाइम दिया है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इट मीन्स अगर अक्टूबर 23 में मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, तो एज़ पर इनकम टैक्स लॉ मैं नवंबर 2024 के अंदर अपनी नई प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ। मेरे पास यह ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन इन बिटवीन जो है इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट आ जाती है 31 जुलाई 2024, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिगार्डिंग जो आपको आईटीआर फाइल करनी है, असेसमेंट ईयर 24-25 के रिगार्डिंग, तो रिटर्न की जो ड्यू डेट है जब तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, दैट इज 31 जुलाई 24। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर आपने आईटीआर फाइलिंग डेट तक वो अमाउंट इन्वेस्ट नहीं की है, तो ऐसे में जितनी भी अमाउंट आपकी इन्वेस्टेड नहीं है उसको आपको क्या करना होगा, एक बैंक के अंदर डिपॉजिट करना होगा कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट के तहत। तो आप बैंक में जाएंगे और बैंक में कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे और उसमें वो अमाउंट डिपॉजिट करेंगे जो आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। और फ्यूचर में जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उस बैंक में जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है उसी पैसे को आप यूज करेंगे। अगर आपने आईटीआर फाइलिंग डेट तक यह पैसा अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, आपको जो है 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इफ अमाउंट नॉट इन्वेस्टेड अप टू द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, देन द taxpayer does not use the capital gain for buying a new asset within a year before selling the original asset or before filing their income tax return, they must deposit in a specified bank or institution. The central government will define the rules for the deposit through an official notification. The deposited amount along with any money already used for the new asset will be considered as the cost of new asset for tax purpose. तो जितनी अमाउंट आप डिपॉजिट करा देंगे यह मान लिया जाएगा कि वो जो है आपने इन्वेस्ट कर दी है, क्योंकि इस अकाउंट के अंदर कंडीशन होती है जब भी आप इसमें से पैसा निकालेंगे तो उसको आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए ही यूज कर सकते हैं और किसी पर्पज के लिए आप यूज नहीं कर पाएंगे। और नेक्स्ट है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ रुपीस तक है तो ऐसे में आप 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रखें, दिस ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड अगेन इन लाइफ। एक बार आपने अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो आप फिर से उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो इट मींस 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की जो प्लानिंग है वो आप एक ही बार कर पाएंगे, बार-बार नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इफ द डिपॉजिटेड अमाउंट इज नॉट एंटायरली यूज्ड फॉर बाइंग और बिल्डिंग द न्यू एसेट, आपने कैपिटल गेन अकाउंट में जो पैसा डिपॉजिट किया उसको आपने नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यूज नहीं किया, वो पैसा उसी अकाउंट में ऐसे ही पड़ा रहा। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर 3 साल का पीरियड एक्सपायर होने तक आपने वो पैसा यूज नहीं किया, द अनयूज्ड अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज इनकम इन द टैक्स ईयर व्हेन द 3-year पीरियड विल बी एंड्स एंड इट विल सब्जेक्ट टू बी टैक्स अंडर सेक्शन 45। तो जैसे ही 3 साल का पीरियड एक्सपायर होगा तो उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा। तो ये बेसिकली जो है कंडीशंस बताई गई है कि अगर आप इनकम टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल की, उस पर अच्छा खासा कैपिटल गेन अराइज हुआ और अब उस कैपिटल गेन पर आप कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना है, एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है और वो जो नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप मैक्सिमम 10 करोड़ रुपीस तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके अंदर आपको जो है या तो आपने पिछले 1 साल के अंदर कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, या फिर अगले 2 साल के अंदर आप खरीदने वाले हो, या अगले 3 साल के अंदर आप उसको कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, तो आप जो है इस कैपिटल गेन की जो है छूट ले सकते हैं और इस पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना। तो आई होप जो भी लोग प्रॉपर्टी सेल करने वाले हैं हमारी इस वीडियो के जरिए उनको समझ में आ गया होगा कि वो किस तरह इनकम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। या तो वो उस प्रॉपर्टी को बेचने से पहले ही कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, या फिर अगले 2 साल के अंदर नई प्रॉपर्टी खरीद ले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, या फिर 3 साल के अंदर एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर ले। और अगर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से उनका जो कैपिटल गेन है वो पूरा एग्जम्प्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 2 करोड़ रुपए या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी जो प्लानिंग है वो आप जो है पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार कर सकते हैं, जो 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने की है। उसके बाद आप ये प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।